केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कभी पूछा जाए तो थोड़ी सी समरी ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहला पार्ट था लिपिड, ठीक है, दूसरा पार्ट है प्रोटीन और तीसरा पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लिपिड 40 to 42% हो सकता है और इसका मेनली स्ट्रक्चरल रोल रहेगा। लिपिड मेनली स्ट्रक्चरल रोल 40-42% के आसपास। और जो सबसे मेन लिपिड मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड के भी टाइप होते हैं अलग अलग मेम्ब्रेन में, जैसे लेसिथिन, सिफेलिन, ये सब फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये तो क्या होगा कि जैसे हम अभी सेल पढ़ रहे हैं, जो हम फंडामेंटल पार्ट पढ़ रहे हैं, अब जैसे जैसे जहाँ जहाँ सेल आएगी, जिस सिस्टम में आप पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग, वहाँ के अकॉर्डिंग चेंजेस बताएंगे। फॉस्फोलिपिड में भी आपको वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। बाकी कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, इस तरह के लिपिड्स होते हैं मेन फॉस्फोलिपिड। उसके बाद प्रोटीन, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन ही है 58 to 59%, ठीक है। ये प्रोटीन रहता है और मेनली प्रोटीन का काम क्या रहेगा, फंक्शनल, ये फंक्शंस के लिए रहता है, फंक्शनल रोल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में होता है, मैक्सिमम तो एंजाइम होता है। 30 डिफरेंट टाइप के एंजाइम सेल मेम्ब्रेन में ऑब्जर्व हुए और सबसे ज़्यादा कौन सा है, एटीपेज। एटीपेज सबसे ज़्यादा, 30 से भी ज़्यादा टाइप के एंजाइम्स मिले हैं। मतलब प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में है वो ज़्यादातर एंजाइम के फॉर्म में है। बाकी तो मैंने आपको बताया था कुछ प्रोटीन कैरियर प्रोटीन हो सकता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, रिसेप्टर, जो मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था वही चीज़ है, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा एंजाइम 30 से भी ज़्यादा टाइप के। और फिर बहुत कम, लेस देन 1% में कार्बोहाइड्रेट, जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देता है सेल मेम्ब्रेन को, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट। और वो भी कौन सा है, मेनली ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और वो भी ग्लाइकोप्रोटीन अगर प्रोटीन से कंबाइंड है तो, ग्लाइकोलिपिड अगर लिपिड से अटैच है, ठीक है। तो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनी और उनका कंपोजिशन सबसे क्वांटिटी वाइज भी परसेंटेज ध्यान रखें और किसका क्या रोल है सेल मेम्ब्रेन में वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। मेम्ब्रेन सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। किस तरह से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, इट टेक्स टाइम, क्योंकि मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा कहीं और दिखता नहीं है, तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने में कई साल लगे, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर कंपोजिशन वाला पार्ट था। अब सेल मेम्ब्रेन में एक पार्ट और बचता है फाइनली, और वो है उसके फंक्शंस। मेम्ब्रेन में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन और कितने टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है। तो अगला हमारा जो सेगमेंट रहेगा मेम्ब्रेन फंक्शंस, अगले सेगमेंट में उस पर बात करें। हेलो स्टूडेंट, आफ्टर completing the structure of cell membrane, structure and chemical composition, now come to the last part of cell membrane, and that is the very important part, functions of cell membrane. Cell membrane being an outermost living boundary of cell, because outside this cell membrane there is nothing living. Everything inside the living cell membrane itself is a living membrane, and it performs lots of different functions. It is being very important membrane for us. This is the membrane which actually differentiate a living and non-living environment. Outer part is the non-living environment, inner one is the living protoplasm. So the role of cell membrane is being crucial. Actually it is a kind of border which decides that which has to enter, which has not to enter. ये border है एक तरह का। तो membrane के functions कई सारे हैं। हमने membrane की properties भी देखी हैं, वो fluidy, flexible, mosaic है, lipid, protein, carbohydrate containing. So what kind of various functions are there, and as we know the location, it is being obvious that the main function is being the regulation of transportation across the membrane. क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है। जो प्राइमरी फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ दूसरे फंक्शंस हैं, हम उन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फंक्शंस में सबसे पहले जो मेन फंक्शन मैं आपको बता रहा था, इट रेगुलेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल और मेटाबोलाइट्स इन और आउट ऑफ द सेल। मतलब ये एंट्री एग्जिट को रेगुलेट करेगी, रेगुलेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट, और एंट्री एग्जिट देखिए, सेल का अंदर का एनवायरनमेंट एक लिविंग एनवायरनमेंट है और बाहर के नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से हर कोई मटेरियल बेवजह या कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। और वो सेल की रिक्वायरमेंट और कई फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि क्या इस मटेरियल को सेल को ज़रूरत है, इसे अंदर लाया जाए या नहीं लाया जाए, ये डिसाइड करना पड़ता है।
और ये सारा डिसीजन मेम्ब्रेन लेवल पर होता है। जैसे एक कंट्री के लिए बॉर्डर जो होता है और उसकी सिक्योरिटी और वहाँ पर जो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह से एक सेल का बॉर्डर है। ठीक है, सेल की इसीलिए जो एक प्रॉपर्टी हम कहते हैं परमिएबिलिटी, कोई भी मेम्ब्रेन उसकी परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। परमिएबिलिटी एक्चुअली क्या चीज़ है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मेम्ब्रेन टू अलाउ द मटीरियल टू क्रॉस इटसेल्फ। मटीरियल्स को सॉल्यूट, सॉल्वेंट, आयंस जो भी कहिए, मेम्ब्रेन की ये वो एबिलिटी है जिससे वो मटीरियल्स को क्रॉस करना अलाउ करती है। हमने अलग अलग जगह पर परमिएबिलिटी के डिफरेंट फॉर्म्स देखे। मैं अगर इन जनरल आपको ओवरऑल समराइज करूँ तो परमिएबिलिटी सेल की या मेम्ब्रेन की 3 तरह की हो सकती है। मेम्ब्रेन में बी फ्रीली परमिएबल, इट में बी सेमी परमिएबल एंड इट में बी सेलेक्टिवली परमिएबल। इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करें, ये चीज़ हमें लोअर क्लासेस में भी बताई जाती है। परमिएबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू क्रॉस और एबिलिटी टू अलाउ फॉर क्रॉसिंग। ना फ्री परमिएबल मतलब जो किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, नॉर्मली जो केमिकल्स मूव करते हैं तो या तो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, आयंस जो भी है, और या फिर सॉल्वेंट होगा। तो अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट के रेफरेंस में बात करें तो जो मेम्ब्रेन, जो लेयर सॉल्यूट सॉल्वेंट किसी को ना रोके और सबको एक्सेस दे, सबको आने जाने दे, तो वो फ्रीली परमिएबल होती है। जैसे कि हमारी सेल वॉल, सेल वॉल इज कंसिडर्ड टू बी द फ्रीली परमिएबल, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट किसी को नहीं रोकता। फिर एक टर्म आती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल में ओनली द सॉल्वेंट विल अलाउ टू क्रॉस एंड नॉट द सॉल्यूट। सॉल्यूट नहीं जा सकते, सॉल्वेंट जाएंगे, इसको सेमी परमिएबल कहते हैं। ठीक है, कई बार कुछ मेम्ब्रेन इस तरह की भी होती है। ठीक है, और उसके अलावा एक है सेलेक्टिवली परमिएबल। नाउ सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को तो अलाउ करेगी, लेकिन सेलेक्टिव है कि सेलेक्टेड सॉल्यूट कि जो जरूरी है, जिसकी ज़रूरत है, को रिक्वायरमेंट है, केवल उसी को अलाउ करना, बाकियों को नहीं अलाउ करना। तो सेलेक्टेड सॉल्यूट इट अलाउ सॉल्वेंट एंड सेलेक्टेड सॉल्यूट टू क्रॉस। ठीक है, और ये सेलेक्टिवनेस ही ज़रूरी है, नहीं तो अननेसेसरी की बहुत सारी चीज़ें अंदर आ जाएंगी। ठीक है, हो सकता है एक मटेरियल को कुछ टाइम के लिए अलाउ किया गया जब तक उसकी ज़रूरत थी, उसके बाद ज़रूरत नहीं थी तो उसको बंद कर दिया गया। तो ये एक सेलेक्टिव परमिएबिलिटी वाला पार्ट जो है, और ये प्रॉपर्टी मेम्ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंट है सेल की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो हमने केवल एक परमिएबिलिटी के 3 टाइप्स बताया। फ्री परमिएबल अलाउ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू क्रॉस, सेमी परमिएबल अलाउज ओनली सॉल्वेंट एंड नॉट सॉल्यूट, एंड सेलेक्टिव परमिएबल अलाउ सॉल्वेंट एंड सेलेक्टेड सॉल्यूट्स। ठीक है, हम मेम्ब्रेन को शुरू से कहते आ रहे हैं कि इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल रही। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स। वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो 2 ही टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक वो ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें किसी तरह का कोई एफर्ट, कोई एनर्जी नहीं करना, अपने आप हो जाए तो पैसिव। जिसको हम विद एफर्टफुली और एनर्जी यूज करके लेके आ रहे हैं तो वो एक्टिव। 2 ही चीज़ें होती हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट हमने अलग कर दिया है। बल्क मतलब क्या है? नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें आती जाती हैं, आयंस आते जाते हैं, बट कभी कभी कुछ बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स का आना जाना भी होता है। तो अगर लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को लाएंगे, ले जाएंगे, तो फिर उसको बल्क ट्रांसपोर्ट करके अलग कर दिया। और ये अंडरस्टूड सी बात है कि बल्क मटेरियल को अगर लाना ले जाना है तो यू ऑलवेज नीड एन एनर्जी। सो देखा जाए तो बल्क ट्रांसपोर्ट इज एन टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट की कुछ खास बातें हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नो मेटाबॉलिक एनर्जी इज यूज्ड। किसी तरह की कोई मेटाबॉलिक एनर्जी यूज नहीं होगी। ठीक है, ये जो होता है ये इतना स्पेसिफिक नहीं है। आपने लोअर क्लासेस में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जैसी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, नेचर में एक टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी जो होती है बेसिकली हाई टू लो मूव करने की है। मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन, और कहीं पर कम है। ठीक है, इधर लो साइड है, इधर हाई साइड है। तो
यहाँ पर जो एनर्जी कंटेंट होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, उधर एनर्जी कम रहेगी, और इसीलिए अपने आप हाई से लो की तरफ इनका मूवमेंट होता है। ये नेचुरल चीज़ है। हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि हमने रूम में एक कोने में अगरबत्ती लगा दी तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। एयर में डिफ्यूज़न हो रहा है, लिक्विड में होता है, सॉलिड पार्टिकल मूव करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जब भी मूवमेंट होगा, यू नेवर नीड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, और ये अपने आप। लेकिन इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है। जिस भी मटेरियल का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, अंदर ज़्यादा बाहर कम है, तो वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग अपने आप मूव करने लगता है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट मच स्पेसिफिक, और ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होता है। जैसे ही एनर्जी का जो डिफरेंस आया, कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस आया, तो मटेरियल मूव करता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये चीज़ ध्यान रखना। पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट चलता है। ठीक है, और उसमें भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको डाउनहिल मूवमेंट भी कहते हैं। डाउनहिल नीचे आ रहा है, हाई से लो की तरफ, तो अपने आप होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक होने वाला काम है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, कंसंट्रेशन डिफरेंस पे चलता है वो। तो जैसे कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो वो भी रुक जाएगा। तो हाई टू लो, जिस मटेरियल की आप बात करो उसकी इटसेल्फ कंसंट्रेशन, वो किधर हाई है किधर लो है, वो अपने आप उसी अकॉर्डिंग डाउनहिल मूव करता है। एंड यू नेवर नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी और एटीपी। इन दिस केस हम एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी में जो मेथड बता रखे कि ये प्रोसेस किस किस तरह से होता है, तो इट अकर्स थ्रू डिफ्यूजन, द सिंपलेस्ट वे, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये 2-3 मेथड है जिसके थ्रू ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूजन हम ऑलरेडी जानते हैं, सिंपल सी बात है, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। Transport of metabolites from their higher concentration to lower concentration means along the concentration gradient. तो diffusion basically material का high to low transfer है। ठीक है, जैसे सेल के अंदर यूजुअली हम देखते हैं न्यूट्रल सोल्यूट्स जो होते हैं, न्यूट्रल सोल्यूट, ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस along the gradient आ जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। न्यूट्रल सोल्यूट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, वी नेवर नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी देयर, और वो अपने हाई से लो कंसंट्रेशन पर अपने आप मूव करते हैं। ठीक है, जब यही हाई टू लो मूवमेंट अगर वाटर करता है, तो वाटर के इस डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कह देते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बेसिकली डिफ्यूजन ही मेन है, वही वाटर को कहेंगे तो उसको ऑस्मोसिस भी कहते हैं। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या इस ट्रांसपोर्टेशन के इस पूरे काम को हम मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी के तौर पर ले रहे हैं, मेम्ब्रेन के फंक्शंस के तौर पर। बाकी ध्यान रखना कि आपके सिलेबस में प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक पूरा चैप्टर है, वहाँ आपको वेरियस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन और इसमें भी और कई चीज़ें होती हैं, वो सब वहाँ बताई जाएगी। यहाँ हम एज ए मेम्ब्रेन और उसके फंक्शंस के तौर पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में एक्टिव पैसिव में नहीं जाऊँगा, वो चीज़ हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, वो वहीं डिस्कस की जाए। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट बिना किसी एनर्जी के, ये अलोंग द ग्रेडियंट चलेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। कई सारे न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं जो सेल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस अलोंग द ग्रेडियंट हाई टू लो मूव कर जाते हैं। ठीक है, वाटर भी मूव करता है, वाटर के इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन यही प्रोसेस है और इजी में हो जाता है। नाउ वी हैव वन मोर वर्ड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। देखिए कई बार क्या होता है, किसी मटेरियल का कंसंट्रेशन मान लीजिए बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो मटेरियल बाहर से अंदर आना चाह रहा है, अलोंग द ग्रेडियंट आए। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इजीली मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन होती है लिपिड, मेनली लिपिड कंटेनिंग, लाइपोप्रोटीनियस। अब अगर कोई वाटर है या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, अब उस लिपिड वाली उस मेम्ब्रेन से तो वाटर तो यूँ क्रॉस होके नहीं आ सकता। सो वी हैव द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट तो ठीक है कि बाहर ज़्यादा अंदर कम है, आना चाह रहा है, लेकिन लिपिड मेम्ब्रेन की वजह से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस इजीली नहीं आते। बहुत पहले ओवरटोन ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी
कि लिपिड सॉल्युबल मटेरियल इजीली क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल मटेरियल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस नहीं हो पाते। ऐसे सब्सटेंस को हमें अंदर लाने के लिए आएंगे तो वो अलोंग द ग्रेडियंट, लेकिन उनको हमें फैसिलिटेट करना पड़ता है, मतलब हेल्प करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने कुछ मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं जो उनको अंदर आने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैंने आपको मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बताया तो कुछ बड़े बड़े प्रोटीन, टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ये दोनों तरफ निकले हुए रहते हैं और इनके थ्रू फिर वाटर सब्सटेंस आने लगते हैं। ये फैसिलिटेट किया जाता है, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इन दिस मेटाबोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ सम चैनल और कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ कुछ चैनल और कैरियर प्रोटीन होंगे क्योंकि मटेरियल डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है, ठीक है, बट अलोंग द ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का यूज नहीं है, ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट। अभी जो हमने सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की बात करी उसमें तो कोई प्रोटीन भी नहीं चाहिए, मटेरियल अपने आप ही क्रॉस होकर आ जाता है, जैसे न्यूट्रल सॉलिड की हम बात कर ही रहे थे। लेकिन अगर उस मटेरियल को ला तो हम अलोंग द ग्रेडियंट रहें बिना एनर्जी के, लेकिन उसको लाने में क्योंकि मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर लिपिड का है, कोई मटेरियल वाटर सॉल्युबल, तो उसको लाने में कुछ प्रोटीन हेल्प कर रहा है, तो प्रोटीन की हेल्प से ला रहे हैं, तो फिर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, जो मैं बात आपको बता रहा था। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस कैन पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वेरी इजीली and rapidly, but water soluble substance, polar or hydrophilic substance finds difficulty to pass through the membrane and their movement has to be facilitated मतलब उनकी हमें हेल्प करनी पड़ेगी तभी वो आएंगे, और ये हेल्प हम कुछ चैनल और कैरियर प्रोटीन से करते हैं। देखिए चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन में थोड़ा सा डिफरेंस है। चैनल जो होता है वो फिक्स्ड गेटेड होते हैं, जैसे गेट लगा रखा हो। मेम्ब्रेन में इस तरह के फिक्स प्रोटीन होते हैं जो हिलते नहीं है, वो गेटेड चैनल है, उसके थ्रू आना जाना, वो बंद भी हो जाते हैं खुल भी जाते हैं चैनल की तरह। और एक होते हैं कैरियर प्रोटीन जो मूव कर सकता है, इस तरह से रोटेट हो सकता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन कैरियर और चैनल दोनों के थ्रू अलोंग द ग्रेडियंट आर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था देयर आर सम चैनल प्रोटीन लाइक ट्रांस मेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन, जो मैंने आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन में दो टाइप बताए थे, सिस इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड ट्रांस इंट्रिंसिक प्रोटीन। सिस इंट्रिंसिक प्रोटीन किसी एक साइड की सरफेस पर होता है, आउटर या इनर, लेकिन ट्रांस वाला जो होता है वो पूरी मेम्ब्रेन में क्रॉस होता है, बाहर से अंदर तक पूरा क्रॉस होता है, टनल की तरफ। और वहाँ भी मैंने कहा था कि इस टनल के थ्रू हम वाटर या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को लाते ले जाते हैं, क्योंकि बाकी जगह लिपिड है, तो लिपिड में से वाटर आ नहीं पाएगा, वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का चक्कर है, तो हम टनल को यूज़ करते हैं थ्रू द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, ठीक है। ऑस्मोसिस, नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सब पैसिव मेथड हैं, जिसमें हमें कोई मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ नहीं करनी होती है, स्पॉन्टेनियसली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर आती है। समझ में आई बात? इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, देखो, ठीक है। ये जैसे मैंने एक डायग्राम बना रखा है सेल मेम्ब्रेन का, और उसमें कुछ चैनल बनाए हैं। जैसे ये जो बनाई है ये लिपिड बाइलेयर है मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने ये एक बना रखा है इस तरह का, ये कहलाता है चैनल प्रोटीन, ये गेटेड चैनल है, चैनल प्रोटीन है। और इस तरह से एक मॉलिक्यूल ये बना रखा हमने कैरियर प्रोटीन, ये गेटेड चैनल होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर है, उसी में ये प्रोटीन है मान लीजिए। अब ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर साइड है, ये मेम्ब्रेन का अंदर, मतलब ये प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म वाला भाग है अंदर वाला। मान लीजिए देखो ये मैंने कुछ सब्सटेंस बना रखे हैं बाहर, इनके बाहर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लो कंसंट्रेशन, तो ग्रेडियंट बना आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। अब अगर कोई सब्सटेंस सीधा ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ अंदर आ गया, तो ये तो हमारा हो गया सिंपल डिफ्यूजन। समझ में आ गई बात? ये सिंपल डिफ्यूजन से ही आ गया। अगर कोई सब्सटेंस इस चैनल, गेटेड चैनल के थ्रू गेट खुलता है और फिर ये अंदर आ गया, गेटेड चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन हाई टू लो आ रहा है, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। या फिर कोई कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये जो है इसमें कुछ प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं, उससे आ रहे हैं अलोंग द ग्रेडियंट, तो ये हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इस तरह से आ सकते, दो तीन मेथड। लेकिन अगर अब ये लो कंसंट्रेशन बाहर आई, और हमें सेल को कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो सेल के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, फिर भी सेल को बाहर रिलीज करना है। अब ऐसे में तो ग्रेडियंट उल्टा हो गया,
ठीक है, इसीलिए हमारे पास फिर अगला मेथड आता है एक्टिव। जब तक ग्रेडियंट हमारे फेवर में है तब तक तो ठीक है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे मान लो सेल ने कई सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर, तो उस मटेरियल का बाहर वो कम रह गया, सेल में ज़्यादा हो गया, फिर भी सेल को तो और चाहिए, तो अब उसको लो से हाई लाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि सेल को जिस मटेरियल की ज़रूरत है उसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी बाहर कम है, तो भी वो लो से फिर हाई लेके आएगी, या कुछ उसको रिलीज़ करना है और वो सेल के अंदर जो है कम है लेकिन बाहर ज़्यादा, तो भी रिलीज़ करना है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ हमें अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाके काम करना पड़े, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मीन्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो ये अपने आप से नहीं होगा। नाउ सेल हैज़ टू एक्सपेंड सम एनर्जी एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जैसे एनर्जी यूज़ करके हम जब ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज यूज मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी, ठीक है। एंड इन दिस ट्रांसपोर्टेशन मेटाबॉलिट्स आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई। इसको अपहिल मूवमेंट कहते हैं। लो से हाई जाना अपहिल मूवमेंट होता है। अपहिल मूवमेंट में हमेशा एनर्जी की जरूरत रहेगी, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन तो बाय डिफॉल्ट अपने आप हो गया और वो स्पॉन्टेनियस, वहाँ स्पेसिफिसिटी भी नहीं, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा उछल देता है। अब यहाँ तो आपको लो से हाई भेजना है, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट, तो फिर यहाँ स्पेसिफिसिटी होगी, जिसको भेजना उसी को भेजेंगे, सबको नहीं भेजेंगे, हर कोई अपने आप नहीं जाएगा यहाँ। तो ये ध्यान रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज वेरी स्पेसिफिक एंड इट अकर्स अकॉर्डिंग टू सेल्स रिक्वायरमेंट। सेल की रिक्वायरमेंट और कंडीशन के अकॉर्डिंग ये किया जाएगा, तो ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। पर्टिकुलर एक आयन को, पर्टिकुलर एक सोल्यूट को लाना ले जाना है, उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ग्रेडियंट अगेंस्ट भी जा सकते हैं, और ये काम बिना प्रोटीन की हेल्प से कभी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज अकर्स थ्रू सम कैरियर प्रोटीन, पंप प्रोटीन भी, इनको कैरियर भी कहते हैं, पंप भी कहते हैं। ये पंप आउट कर रहे हैं, लो से हाई अगेंस्ट ले जा रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, पंप प्रोटीन भी कहते हैं, कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ें क्या है, आप फिजियोलॉजी में आगे पढ़ोगे, Na+K+ पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, साइटोक्रोम पंप, ऐसे सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग पंप होते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग हैं। ये आयन ट्रांसपोर्ट के लिए है Na+K+, अब इसमें सब आप आगे पढ़ोगे, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आपको ट्रांसपोर्ट वाले फिजियोलॉजी के चैप्टर में, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाएंगे, तो वहाँ आपको ये मेम्ब्रेन के पंप और उनका ट्रांसपोर्टेशन बताया जाए। तो फंक्शन, एज ए फंक्शन ध्यान रखिएगा, पैसिव के साथ साथ एक्टिव भी होता है। बल्कि ये ध्यान रखिए, ज़्यादातर मटेरियल तो सेल को एक्टिव मेथड से लाने पड़ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत हो और उसकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो और अंदर कम हो, अगर ऐसा हो गया तो वो तो बिना एनर्जी के आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि सेल को उसकी ज़रूरत है लेकिन कंसंट्रेशन कम है, वो फिर एक्टिवली आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन के दोनों ही मेथड चलते हैं। जैसे हमने जो डायग्राम बनाया था, मैंने इसी में साइड में बना भी रखा, देखिए ये तो पूरा पैसिव पार्ट था। अब इधर देखिए, मैंने एक कैरियर प्रोटीन बना रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने अंदर लो कंसंट्रेशन मानी है। तो अब यहाँ लो से हाई बाहर ले जा रहे हैं। अब लो से हाई ले जाने में हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, एटीपी। तो अगर कोई कैरियर प्रोटीन या पंप प्रोटीन के थ्रू किसी मटेरियल को एनर्जी यूज करके लो से हाई ले जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव होता है। बाकी ये सारे मेथड पैसिव के हैं। तो मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाले दोनों मेन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, विद एनर्जी, विदाउट एनर्जी, ठीक है। नाउ बिसाइड दिस, इसके बाद मैंने एक थर्ड कैटेगरी और बनाई थी, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट इज नथिंग, इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बल्क सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल को मेम्ब्रेन के थ्रू एक ले जाना बल्क ट्रांसपोर्ट है। These macromolecules may be useful or useless, दोनों होते हैं। यूजफुल सब्सटेंस भी, यूजलेस भी। कैसे देखो, सेल कई बार कई अच्छी चीज़ें बनाती है। हमने एक टर्म सुनी कि सिक्रीशन, सेल कई चीज़ें सिक्रीट करती है। इवन सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल बनना तो भी सिक्रीट होगा। तो कई बार अच्छी यूजफुल चीज़ें, एंजाइम्स, प्रोटीन या एनीथिंग एल्स सिक्रीट होती है, तो यूजफुल मटेरियल सेल बनाती है, बाहर रिलीज करती है, तो ये तो यूजफुल गया। कई बार सेल में मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुआ, बाय प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया, तो सेल उसको भी बाहर फेंक देती है,
तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला तो वो वेस्ट मटेरियल तो यूजलेस है, तो यूजलेस सब्सटेंस को भी बाहर फेंका जा सकता है और यूजफुल सब्सटेंस को भी, वो डिपेंड करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यूजुअली बाहर से अंदर भी लिया जाता है, और बाहर से अंदर लेने में तो यूजफुल मटेरियल ही लेंगे, वेस्ट मटेरियल क्यों लेंगे, ओके। सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में तो एनर्जी की इसको जरूरत रहेगी एंड इट अकर्स ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी काम आई, क्योंकि मेम्ब्रेन को हिलना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, एनर्जी तो लगेगी, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, कुछ माइक्रोफिलामेंट चाहिए, प्रोटीन रिसेप्टर्स चाहिए। जैसे बड़े बड़े सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो मेम्ब्रेन से आके टकरा रहे हैं, तो रिसेप्टर्स उसको पहचानता है। मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, तो ये रिसेप्टर पहले पहचानते हैं। सेल मेम्ब्रेन अगर किसी, जैसे मान लो कोई बार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो घूम रहा है और कोई फूड मटेरियल है, वो फूड से स्ट्राइक करा उससे, तो मेम्ब्रेन पर जैसे स्ट्राइक हुआ तो रिसेप्टर्स ने उसको पहचाना कि हाँ ये तो अपने काम की चीज़ है, खाने की चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद मेम्ब्रेन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से उसको अपने अंदर ले लेती है। तो यहाँ कुछ माइक्रोफिलामेंट चाहिए, माइक्रोफिलामेंट भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर से रिकॉग्नाइज होकर माइक्रोफिलामेंट और सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी से एनर्जी यूज करते हुए उस बड़े से मटेरियल को अंदर ले लेते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसी तरह से यूजलेस मटेरियल निकाला भी जा सकता है। अब इनटेक और एग्जिट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइट। अगर मटेरियल को बाहर से अंदर लिया जा रहा है, एंडोसाइटोसिस, इफ इट इज रिलीज्ड आउटसाइड, एक्सोसाइटोसिस। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं। देखिए, एंडोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ सम यूजफुल सब्सटेंस। अब यूजफुल सब्सटेंस में फूड और अदर मटेरियल होंगे फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल, फूड हो सकता है या कुछ और भी यूजफुल सब्सटेंस। इनटेक हम यूजफुल का ही करेंगे, यूजलेस मटेरियल सेल इनटेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस, जब आप सॉलिड या फूड मटेरियल जब ले रहे हैं तो इसका नेचर भी तो दो तरह का हो सकता है, ये सॉलिड मटेरियल हो सकता है लिक्विड हो। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। वन इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, इसको सेल ईटिंग भी कहेंगे, अनदर इज पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। सॉलिड मटेरियल, इनटेक ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, इट इज फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट है मैचनिकॉफ, इन्होंने हमें बताया था, मैचनिकॉफ। और ये ऑब्जर्व किया जा सकता है प्रोटोजोआ में, WBC, जैसे हमारे ब्लड में WBC होती है, ये एंगल्फ कर जाती है। प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कई सारे, उनमें भी फूड वगैरह ये एंगल्फ करते हैं, ठीक है। तो ये इनटेक मिलता है फेगोसाइटोसिस, इसमें कुछ भी नहीं, जैसे ये सेल है, ठीक है। अब ये सेल है मान लीजिए, और ये सेल किसी सॉलिड पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, एक डीप डिप्रेशन, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, अंदर की तरफ एक कप शेप स्ट्रक्चर बन जाए, ये सॉलिड पार्टिकल अंदर आ गया, फिर ये मेम्ब्रेन इस तरह से दोनों तरफ से उसको कवर करके और एक वेसिकल बना देती है। वेसिकल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये मेम्ब्रेन इसको यूं ले लेती है, ये बन गया, और ये फिर अलग हो गया, एक वेसिकल बन गया। क्योंकि अब इसमें अगर फूड मटेरियल है तो इसको फूड वैक्यूल कह सकते हैं, इसको या तो फेगोसोम बोलेंगे, अगर सॉलिड मटेरियल लिया है फेगोसोम बोलेंगे, ठीक है, या फूड वैक्यूल बोल सकते हैं। लिक्विड भी लेंगे तो लिक्विड भी इसी तरह से आएगा ऑलमोस्ट, इस सॉलिड की जगह लिक्विड ड्रॉप होगी, और उसको अंदर ले लेंगे तो उसको पिनोसोम कहेंगे, क्योंकि पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस से फेगोसोम बनेगा। पिनोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, एंड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय लेविस। लेविस ने ऑब्जर्व किया था, ये मैचनिकॉफ ने ऑब्जर्व किया था, ये लेविस ने। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम सही रहता है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस फिर भी ज्यादा मिल जाता है, पिनोसाइटोसिस मिलता है जब लिक्विड ड्रॉप्स अंदर ली जाती है। जैसे एक एग्जांपल भी है कि इट इज ऑब्जर्व बिटवीन द स्पेसेस ऑफ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या चीज है? वैसे तो ये अब टिश्यू और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा। कई बार सेल मेम्ब्रेन, वैसे देखो यूं होती है सेल मेम्ब्रेन स्मूथ वे में, लेकिन कभी कभी सेल से मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। जैसे कई बार मेम्ब्रेन इस तरह की हो सकती है, देखिए इसको यूं देखें, अब जैसे ये कोई सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन में इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाते हैं माइक्रोविलाई। अब इन दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ से
इस बीच के स्पेस से ये लिक्विड ड्रॉप्स अंदर आ सकती है ऐसे। यहां पिनोसाइटोसिस होता है। मान लो यहां कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो ये एब्जॉर्प्शन का काम। एक्चुअली एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मेम्ब्रेन इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई बना देती। अब इन माइक्रोविलाई के बीच में लिक्विड आ गया, तो ये लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में ये अंदर आ रहा है, वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू आता है। बाकी डिटेल आप आगे भी पढ़ोगे इसकी, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ मटेरियल, सॉलिड मटेरियल इनटेक फैगोसाइटोसिस, लिक्विड मटेरियल इनटेक पिनोसाइटोसिस। मैचनिक ऑफ फैगोसाइटोसिस इसको सेल ईटिंग भी कहते हैं, WBC में प्रोटोजोन्स कई जगह दिखता है। और लेविस ने सेल ड्रिंकिंग का ये प्रोसेस पिनोसाइटोसिस बताया। तो ये तो हुआ इनटेक। ठीक इसी तरह से इसका रिवर्स प्रोसेस रहता है रिलीज, एक्सोसाइटोसिस। इसको सेल वोमिटिंग भी कहते हैं, क्योंकि बाहर निकाला जा रहा है कुछ वोमिटिंग की तरह, ठीक है। इट इज द रिलीज और एग्जिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड। और बाहर रिलीज करने वाला मटेरियल, देखो अंदर लेने वाला मटेरियल जो था वो तो यूजफुल ही था, लेकिन बाहर वाला दोनों तरह का हो सकता है। इसके और भी नाम है। इस एक्सोसाइटोसिस को हम ईमियोसाइटोसिस और ईफेजी भी कहते हैं। सेल वोमिटिंग, ईमियोसाइटोसिस, ईफेजी सब इसी के नाम है, ठीक है। नाउ इफ रिलीज्ड सब्सटेंस इज यूजफुल सब्सटेंस रिलीज हुआ, देन इट इज कॉल्ड सिक्रीशन। एंड अगर यूजलेस सब्सटेंस रिलीज हुआ है तो उसको एक्सक्रीशन कहेंगे। सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में रिलीज तो हो रहा है, यूजफुल भी रिलीज हो सकता है, वेस्ट मटेरियल भी रिलीज हो सकता है। इसमें होता कुछ भी नहीं। जैसे सेल है, सेल के अंदर कोई एक वेसिकल बना, अब ये सिक्रेटरी वेसिकल हो सकता है, एक्सक्रीटरी हो सकता है। ये बॉल लाइक, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। अब इसमें कोई यूजफुल मटेरियल भी हो सकता है जिसको हमें बाहर रिलीज करना है, तो ये सिक्रेटरी वेसिकल, जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, एंजाइम रिलीज होते हैं। या फिर इसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल हो सकता है जो बना है, अब उसको इकट्ठा कर लिया हमने, तो ये एक्सक्रीटरी भी हो सकता है। अब ये सीधा चल करके क्या आएगा, पहले मेम्ब्रेन के पास आएगा, ये आकर के आ गया, फिर ये जहाँ आके फ्यूज हुआ वहां से मेम्ब्रेन में होल हो जाएगा, और ये मेम्ब्रेन में अलग होकर के ये सारी चीजें बाहर रिलीज आउट हो जाती है, और ये धीरे धीरे पूरा का पूरा जो है इसी में श्रिंक हो जाए। तो जैसे वो एक्सोसाइटोसिस था उसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में अंदर लिया था, ये अंदर से बाहर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का अपोजिट है एक्सोसाइटोसिस। समझ में आई बात? तो बल्क ट्रांसपोर्ट है, मैक्रोमोलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लिए भी जा सकते हैं, रिलीज भी कर। अच्छा, रिलीज करने में हम सॉलिड लिक्विड का डिफरेंस नहीं करते, कई बार ये दोनों साथ साथ ही जाते हैं, सॉलिड लिक्विड मिक्स भी चल रहा है, तो इसलिए इनमें सॉलिड लिक्विड का अलग अलग नहीं है। वो इंटेक करते समय जरूर फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस का है। तो ये जो था, ये पूरा मेम्ब्रेन का सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन था ट्रांसपोर्टेशन। मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा काम यही है, कौन सा मटेरियल आ रहा है, कौन सा जा रहा है, इंटेक, एग्जिट, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, राइट। इसके अलावा भी सेल मेम्ब्रेन के कुछ और भी फंक्शंस हैं, एक लिस्ट हमने दी है, सम अनदर फंक्शंस। मेम्ब्रेन इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है, ये मैंने समराइज में लिखे हैं। ये फंक्शंस आगे आप कई तरह के सेल ऑर्गेनल बहुत से फंक्शंस पढ़ोगे, वहाँ भी वापस कोरिलेट होंगे, तो ये ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले तो एनिमल सेल, देखिए प्लांट सेल में तो चलो मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल है, तो हम कहते हैं कि प्लांट सेल में तो प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल है, वही उसका शेप साइज मेंटेन करती है। लेकिन व्हाट अबाउट एनिमल सेल? एनिमल में तो आउटर मोस्ट लाइनिंग सेल मेम्ब्रेन ही है, तो एक तरह से एनिमल के लिए तो सेल के अंदर की चीज़ों के लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम कौन करेगी? मेम्ब्रेन। वहाँ सेल वॉल नहीं होती, वहाँ एनिमल सेल का तो शेप साइज प्रोटेक्शन ये सब चीज़ें सेल मेम्ब्रेन ही मेंटेन करती है, तो ये एक फंक्शन हुआ इसका। सो सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज प्रोटेक्टिव कवरिंग स्पेशली इन एनिमल सेल एज देयर इज नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है, इस वजह से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप साइज भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। बाकी और फंक्शन में हम देखें तो मेम्ब्रेन से ही, हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसी से ही अंदर की तरफ बहुत सारे सेल ऑर्गेनल ओरिजिनेट होते हैं। सेल ऑर्गेनल के चारों ओर भी मेम्ब्रेन है, बहुत सारे तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल हम आगे पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट फॉर्म्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल, कई सारे सेल ऑर्गेनल भी बनाएगी, ठीक है। नाउ इट सेक्रेट्स सेल वॉल मटेरियल एंड फॉर्म्स सेल वॉल, और ये भी किस में? प्लांट सेल में। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन और भी है कि प्लांट के अंदर तो ये सेल वॉल बनाती है, आपने बताया भी था कि सेल वॉल मटेरियल को बाहर रिलीज करना और उसको डिपॉजिट करके सेल वॉल बनाने का काम सेल मेम्ब्रेन का ही होता है, ठीक है।
इसके अलावा देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट पार्ट बताया था जो आउटर की तरफ बाहर एंटीना की तरह लगे हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो होता है सेल का, ये म्यूचुअल सेल्यूलर रिकॉग्नाइजेशन में काम आता है। दो सेल आपस में एक दूसरे को पहचानने का काम, ठीक है। सेल्यूलर रिकॉग्नाइजेशन ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी डेवलप करती है ऑर्गेनिज्म की, एक टिश्यू की, एक ऑर्गेनिज्म की एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। दो सेल आपस में स्ट्राइक करके एक दूसरे को पहचानने का काम, म्यूचुअल सेल्यूलर रिकॉग्नाइजेशन, ये सब काम मेम्ब्रेन का ही है। मेम्ब्रेन ही एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बना रही है। मेम्ब्रेन का जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये बड़ी काम आती है। हम आगे सेल डिवीजन जब पढ़ते हैं तो कई बार एक सेल से दो सेल जब बनती हैं तो मेम्ब्रेन ही तो फ्लेक्सिबल होती है जो कवर अप करके दो सेल बनाती है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मेनली ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, एक सेल से अल्टीमेटली जब दो सेल बन जाते हैं। न्यूक्लियस तो चलो अंदर डिवाइड हो गया, हम सेल डिवीजन में आगे पढ़ेंगे। फिर जब पूरी सेल अलग होती है तो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसी से अलग होती है। जैसे अगर ये पूरी एक सेल है तो सेल डिवीजन में पहले फिर मेम्ब्रेन जो है इस तरह से इसमें बीच में डिप्रेशन आने लगता है, फिर ये और जो है दोनों एक अलग होने लगती हैं और फिर ये दो सेल अलग अलग हो जाती हैं। तो ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी हुई जिसी से सेल अलग होती है, इसको साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। ज़्यादा डिटेल हम सेल डिवीजन में इसको पूरा अच्छे से बताएंगे, लेकिन मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ बड़ी काम आती है। और इन सब के अलावा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी का एक और यूज़ हमें दिखता है, स्पेशली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्रोटोजोन्स वगैरह होते हैं, अमीबा वगैरह आपने सुना होंगे, या इवन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कुछ फ्री सेल्स होती हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट, अपने लोकोमोशन में, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन लोकोमोशन में भी काम आती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इन द फ्री सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन लोकोमोशन। और ये लोकोमोशन जो होता है सूडोपोडिया के थ्रू होता है या अंडुलेशंस होते हैं, ठीक है। अमीबा के लिए आप पढ़ते ही हैं, अमीबा जो है कई बार सूडोपोडिया बनाता है। मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी से ही फीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पोडिया मीन्स पाँव, फीट कहते हैं। तो मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी से सूडोपोडिया बनता है और उस सूडोपोडिया की हेल्प से वो चलने का काम करता है, लोकोमोशन। कुछ सेल ऐसी भी होती है जिसके अंदर मेम्ब्रेन में वेव लाइक मोशंस क्रिएट होते हैं और वेव लाइक इस मोशन की वजह से सेल मूव करती है। तो ये मोड ऑफ लोकोमोशन है। अब ये सब चीज़ें क्या है, जैसे हम प्रोटोजोन्स वगैरह पढ़ते हैं, प्रोटोजोन्स में अच्छे से नजर आएगी सूडोपोडिया फॉर्मेशन, अंडुलेटरी मूवमेंट। अंडुलेशंस का मतलब होता है वेव, तो वेव लाइक मोशन। तो मेम्ब्रेन की इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अंडुलेशन से भी सेल मेम्ब्रेन सेल मूव करती है, या सूडोपोडिया बनाकर जैसे अमीबा वगैरह मूव करते हैं। तो ये सब मूवमेंट में, लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं। मेम्ब्रेन का एक फंक्शन ये भी कंसिडर किया जा सकता है। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के बिसाइड्स द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर आर सम अदर एडिशनल फंक्शंस, तो इनको भी ध्यान रखें। ये फंक्शन बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे आगे के दूसरे कई जगह पर जो हम सेल ऑर्गेनल और दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ भी ये वापस कोरिलेट होंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट। मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शंस तीनों चीज़ें बात की। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन और फंक्शंस, और ये चीज़ें आगे की कई टॉपिक के साथ वापस कोरिलेट होंगी, ठीक है। तो हमने अभी तक यूकैरियोटिक सेल्स में उसकी दो आउटर कवरिंग पढ़ी है, सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब इन आउटर लेयर के बाद अब हम अंदर आते हैं तो अंदर मिलता है साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में हमें कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, ठीक है। अगली बातचीत हम उसी पर करेंगे, साइटोप्लाज्म और उसमें मिलने वाले एक एक सेल ऑर्गेनल्स। थैंक यू।